नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है और जो कि रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 416 और 2020 की है, जिसमें पिटिशनर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स का ये केस था। और यहाँ पर जो पिटिशनर है उन्होंने ये प्रेयर मांगी थी कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रांसफर कर दी जाए स्टेट से बाहर या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के पास इसको इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया जाए। और जो पिटिशनर के अगेंस्ट में एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी, 2 एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी। और पिटिशनर की एप्रीहेंशन थी कि यहाँ जिस स्टेट में ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वहाँ पर एक जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या था ये मैटर? तो यहाँ पर बताया कि जो सीनियर काउंसिल पिटिशनर के अपेयर हुए थे और सीनियर एक लर्नर सॉलिसिटर जनरल सीबीआई के अपेयर हुए थे और लर्नर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीआईएसएफ के भी अपेयर हुए थे और स्टैंडिंग काउंसिल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के भी हुए थे। और एक काउंसिल जो रिस्पोंडेंट नंबर 7 है, जो कि एक प्राइवेट रिस्पोंडेंट जिनको बनाया गया, उनके भी काउंसिल अपेयर हुए थे। और यहाँ बताया कि जो पिटिशनर जो है एक एडवोकेट हैं प्रोफेशन से और वो पॉलिटिक्स में भी हैं। और उन्होंने कंटेंट्स ये किया था कि उनका जो फंडामेंटल राइट है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन का जो एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है पुलिस स्टेशन वेस्ट बंगाल के अंडर सेक्शंस 341, 323, 325, 326, 307, 354, 504, 506, 34 इंडियन पिनल कोड, ये सेक्शंस जो हैं वॉलंटरी कॉजिंग्स हर्ट के, ग्रीवियस हर्ट के, 323 जो कि पनिशमेंट फॉर द हर्ट की प्रोविजंस है, 341 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के हैं, 506 जो कि क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है और सेक्शन 34 जो है वो कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। इन प्रोविजंस में एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी। और फिर उसके बाद एक और एफआईआर 7 दिसंबर 2020 को एक और एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन इसमें अब की बार 354 का भी सेक्शन था वो ऐड कर दिया था, जो कि आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमन है। और यहाँ पर इन्होंने प्रेयर ये मांगी थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये रिट पिटीशन फाइल की थी और कहा था कि प्रेयर मांगी थी कि एक रिट ऑफ नेचर ऑफ मैडेनमस है वो इशू की जाए और डायरेक्शन दिए जाए रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज को कि जो इन्वेस्टिगेशन जो है, जो 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को सौंप दी जाए अदर देन द लोकल पुलिस। मींस लोकल पुलिस पे उनको जो जहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वहां इन्वेस्टिगेशन ना की जाए बल्कि किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को दे दी जाए और या फिर सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को दे दिया जाए, सीबीआई को दे दिया जाए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दे दिया जाए। तो ये इन्होंने प्रेयर मांगी थी। अब रिट पिटीशन जब फाइल की तो कहा कि इसे एंटरटेन किया गया था 3 जजेस ऑफ दिस बेंच और 13 जनवरी 2021 को जब नोटिस इशू किया गया था स्टेट रिस्पोंडेंट्स को जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी तो प्रोसीडिंग्स थी वो स्टे कर दी गई थी। और उसके बाद स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीबीआई ने अपने सेपरेट रिप्लाईज दिए थे रिट पिटीशन में और काउंटर एफिडेविट भी फाइल किया गया था प्राइवेट रेस्पोंडेंट नंबर 7 ने। उन्होंने रिट पिटीशन को अपोज किया था और अब कोर्ट ने कहा कि हम पिटिशनर को रेलीगेट कर सकते थे कि हाई कोर्ट में जाएं और एप्रोप्रिएट रेमेडी लें, जो क्लेम्स थी वो मांगी गई थी, लेकिन अब रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सो। अब कोर्ट ने कहा कि हम ये रिफ्रेन करते हैं कि इस तरह से, क्योंकि पिटीशन जो है वो ऑलरेडी पिटीशन एंटरटेन की जा चुकी है और पार्टीज ने अपनी नेसेसरी प्लीडिंग्स भी एक्सचेंज कर दी हैं, अब जो कि सफिशिएंट है टू एजुकेट द मैटर ऑन मेरिट्स। तो यूजुअली जब रिट पिटीशन का जो स्कोप तभी होता है जब कोई 2-3 स्टेट से रिलेटेड मैटर हो और या फिर अगर सिमिलर रेमेडी अगर आप हाई कोर्ट से क्लेम कर सकते हैं तो
कोर्ट माननीय कोर्ट जो है वो यही कहती है कि आप हाई कोर्ट में जाएं, लेकिन अब यह कहा कि नोटिस इशू हो चुके थे, रिप्लाईज भी फाइल किया जा चुका था, कॉन्ट्रैक्ट और प्लीडिंग्स थी वो एक्सचेंज की जा चुकी थी। तो अब कोर्ट ने कहा कि इसको डिसाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर फैक्ट्स पे आए, उन्होंने कहा कि एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ था 13 जनवरी 2021 को। लोकल पुलिस ने प्रोसीड नहीं किया था इस मैटर को, और कोई भी इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं हुई है जो अबव एफआईआर में। अब फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स पे आते हैं। फैक्ट्स ये बताया है कि जो पिटिशनर है वो उनकी मैरिज हुई थी 18 नवंबर 2010 को, और रिस्पोंडेंट नंबर 7 की डॉटर के साथ हुई थी, जो कि एक सिटिंग मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और लेकिन जो मैरिज थी वो लंबी देर नहीं चल सकी और डिसॉल्व हो गई। एक सेटलमेंट हो गया था पार्टीज के बीच में। एक ऑर्डर आया था 6 मार्च 2018 को, एक ट्रांसफर पिटीशन थी जो कि फाइल की गई थी 2015 में, और जिसकी वजह से डिसॉल्व हो गई थी मैरिज और सेटलमेंट कर दिया था। तो सेटलमेंट जब ट्रांसफर पिटीशन फाइल की थी तो उसके ऊपर एक सेटलमेंट था वो कोर्ट ने कर दिया था, और जितनी भी पेंडिंग लिटिगेशंस थी पार्टीज की वो क्वैश्ड हो गई थी। अब यहाँ पर बताया कि जो फादर थे पिटिशनर की एक्स वाइफ के, उसके बाद भी हरास करते रहे पिटिशनर को और प्रेशराइज किया था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को कि विक्टिमाइज करो उसको और उनको और टॉर्चर करो। अब रिक्वेस्ट होने के बाद, जो पिटिशनर की रिक्वेस्ट के बाद 11 जनवरी 2019 को एक CISF जो सिक्योरिटी है वो ग्रांट कर दी थी, और क्योंकि पॉलिटिकल वेंडेटा था और थ्रेट्स भी मिल रही थी जो स्टेट गवर्नमेंट को की तरफ से, मींस जो बताया कि अलेजली बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड हिज एक्स फादर इन लॉ, तो ये थ्रेट्स की वजह से इनको एक सिक्योरिटी थी वो प्रोवाइड कर दी थी। और पिटिशनर ने अलेज किया था कि 6 दिसंबर 2020 को उनका जो घर है और कार थी वो 200 जो लोकल जो स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके जो 200 गूंस लिखे हुए हैं उन्होंने सराउंड किया था, और जब वो घर छोड़ के मींस घर से निकल रहे थे और CISF सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वो घर से निकल रहे थे, तो उनकी जो लाइफ है वो उनके गार्ड्स ने बचाई, और जो कि गार्ड्स को इंजरीज भी हुई थी इन द मेली, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो मींस क्राउड जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसके वजह से जो है 200 लोगों ने स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी ने, उनका मेंबर्स थे जो पॉलिटिकल पार्टी के, उन्होंने यहाँ बताया उन्होंने घेराव किया था, और लोकल पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था, बल्कि पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में एक FIR थी वो पिटिशनर के खिलाफ रजिस्टर कर दी थी। एक कंप्लेनेंट का नाम बताया गया है 7 दिसंबर 2020 को, और जो सो पुलिस स्टेशन वेस्ट बंगाल में एक पुलिस स्टेशन है वहां पर ही रजिस्टर्ड हुई थी अंडर सेक्शन 341, जो 323, 325, 326, 307, 354, 504, 506, 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड। और फिर कहा कि एक और FIR थी वो भी रजिस्टर्ड हुई थी 7 दिसंबर 2020 में, वो भी पुलिस स्टेशन वेस्ट बंगाल में हुई थी अंडर सेक्शन 341, 325, 354, 34 इंडियन पिनल कोड में, और एक मींस एक FIR रजिस्टर कराई थी जिसमें एक 354 का ए का जो सेक्शन है वो बताया जाता है आउटरेज ऑफ द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन। और यहाँ पर बताया कि FIR से कनेक्शन में 1 बजे आफ्टरनून में 7 दिसंबर 2020 को पिटिशनर को गिरफ्तार कर लिया गया था लोकल पुलिस ने, लेकिन उनको बेल पे छोड़ दिया गया एक कोर्ट ऑफ एडिशनल CJM की जो कोर्ट थी, और ऑर्डर आया था 7 दिसंबर 2020 को, केस नंबर था सो। पिटिशनर ने ये कंटेंट्स किया कि वो एक एक्टिवली इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, और एक जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है के वो वर्कर है, स्पोक्समैन है, और रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो कि एक सिटिंग MP हैं, उनका वो सेटल स्कोर्स करना चाहते थे, और एक एटमॉस्फेयर था जो स्टेट का वो पॉलिटिकली चार्ज था। पिटिशनर को अप्रीहेंशन थी कि लोकल पुलिस जो है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी, तो जिसकी वजह से उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज्ड होंगे और एक फेयर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल नहीं मिल पाएगा। इसलिए पिटिशनर ने कहा कि किस तरीके से उनको विक्टिमाइज किया, और एक एक्सट्रीम टॉर्चर भी किया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज द्वारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, और उन्होंने कहा एम्फसाइज किया कि एक कंप्लीट मिसयूज ऑफ पावर हो रही है और स्टेट मशीनरी को एक प्राइवेट आर्मी की तरह यूज किया जा रहा है उनके खिलाफ। और फर्दर असर्शन दी थी कि स्टेट मशीनरी जो है वो काम कर रही है जो उनके जो पॉलिटिकल मास्टर्स के बिहेस्ट पे, और क्योंकि वो एक प्रोमिनेंट स्पोक्समैन पर्सन है अपनी पार्टी के, जो एक ऑपोजिशन में है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में,
और पेटिशनर ये alleged किया कि वो एक्टिवली वर्क कर रहे थे और कैनवस कर रहे थे ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल पार्टी की, जो एक वेस्ट बंगाल में एक जगह है लोकसभा इलेक्शन में, जहां रिस्पोंडेंट नंबर 7 भी एक स्टेट की पॉलिटिकल कैंडिडेट थे। और साथ में बताया कि एक मेंबर सो गैंग का बताया कि उन्होंने थ्रेटन किया था उनको कि वो डेड कॉन्सिक्वेंसेस से उनको थ्रेटनिंग मिली थी, और उसके बाद भी उनको कंटिन्यूसली थ्रेटनिंग मिली थी फैमिली मेंबर्स जो है रिस्पोंडेंट नंबर 7 के और जो सिटिंग एमपी हैं स्टेट की पार्टी के। तो अब यहाँ पे बताया ऑपरेसिव एक्ट्स थे स्टेट के और रिस्पोंडेंट नंबर 7 के। एफआईआर थी वो मैलिफाइडली लॉन्च की गई और रजिस्टर्ड की गई थी पिटिशनर के खिलाफ है, और इवन सिक्योरिटी पर्सनल्स भी हैं उनके खिलाफ भी, जो सीआईएसएफ के उनके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई थी। अब रिस्पोंडेंट नंबर 8 है, उन्होंने सीआईएसएफ ने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया। उनके डीआईजी जो हैं ग्रेटर नोएडा के, उन्होंने यहाँ पर अपना काउंटर एफिडेविट फाइल किया। एफिडेविट में कहा कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 18 दिसंबर 2020 को और कहा था सीआईएसएफ को कि वो स्पेशल इंसिडेंट रिपोर्ट है वो फाइल करें और पिटिशनर को प्रोटेक्शन थी दी जाए। और रिपोर्ट जो है 6 जनवरी 2021 को फाइल कर दी थी और रिपोर्ट सबमिट की थी। जो ऑर्डर आया था कोर्ट का वो रिवील कर रहा था कि जो व्हीकल था, जो कि एक मींस जो व्हीकल था पिटिशनर का, वो उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर सो था उसे सिवियरली डैमेज किया गया था जब घटना हुई थी। और नोटिस था वो इशू हुआ था सीआईएसएफ को कि वो फाइल करें अपना काउंटर एफिडेविट। सीआईएसएफ ने अपना काउंटर एफिडेविट में एक्सेप्ट किया कि पिटिशनर जो है वो एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और पैनल में भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में और एक्टिव स्पोक्समैन भी है नेशनल पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के। और रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो हैं वो सिटिंग एमपी हैं स्टेट की पार्टी के फ्रॉम जो जगह बताई है वेस्ट बंगाल के। और पिटिशनर की जो मैरिज थी वो सॉलमनाइज्ड हुई थी डॉटर ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 7 2010 में, लेकिन डिवोर्स पिटीशन थी वो मींस उसकी डिवोर्स पिटीशन के आधार पे मैरिज थी वो डिसॉल्व हो गई थी 2018 में। और पिटिशनर को प्रोवाइड की गई थी एक्स कैटेगरी की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की थी 10 अप्रैल 2019 में, क्योंकि उनके परसेप्शन था कि उनको जो परसेप्शन था थ्रेट का, एक एनिमिटी थी विद द सिटिंग एमपी, क्योंकि एक मैट्रिमोनियल फ्यूड भी था और अलायंस का भी की वजह से भी, जो क्योंकि वो पार्टी थी वो सेंटर पे थी, तो इसलिए स्टेट की पार्टी की वजह से भी वो एक कहा कि एक अलायंस में भी की वजह से भी उनको एनिमिटी थी, थ्रेटनिंग आ रही थी, थ्रेटनिंग लग रहा था, तो इसलिए उनको मींस आगे फिर बताया कि काउंटर एफिडेविट था सीआईएसएफ का, वो फर्दर ये कहा कि जब घटना हुई थी 6 दिसंबर 2020 को 8:15 बजे शाम के, एक अनरूली क्राउड है जो कि लेड बाय रिस्पोंडेंट नंबर 7 वो गैदर्ड हो गया था पिटिशनर के घर में और मैन हैंडल करने की कोशिश की थी, जो कि सीआईएसएफ के पर्सनल के साथ अकॉम्पनीड थे। क्राउड ने एक ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है वो यूज किए थे और जिसमें सीआईएसएफ के जो पर्सनल है उनको माइनर इंजरीज सस्टेन्ड हुई थी। और सीआईएसएफ पर्सनल ने पिटिशनर को एक शेल्टर थी वो प्रोवाइड की थी 2nd फ्लोर पे, और पिटिशनर जो है वो को एक सेपरेट फ्लैट पे रखा गया था अंडर अबव हिज ओन फ्लैट, अपने जो उनके जो फ्लैट के अलग एक सेपरेट फ्लैट में रखा था सीआईएसएफ की सिक्योरिटी पे। और लोकल पुलिस थी जो कि प्रेजेंट थी सीन में, उन्होंने परमिट नहीं किया सीआईएसएफ रीइंफोर्समेंट टीम को कि वो अराइव करें कोलकाता में, जो कि 2 ऑफिसर्स थे नेमली उनके नाम बताए हैं सीआईएसएफ के, और कि वो उनके प्रेमिसेस पे आ सकें। और नेक्स्ट डे जो है 2 एफआईआर थी वो लॉन्च हुई थी। लोकल पुलिस ने इंसिस्ट किया था कि पिटिशनर को अरेस्ट किया जाए। सीआईएसएफ पर पर्सनल जो डिप्लॉय हुए थे वो भी सब्सटेंशियली विड्रॉ कर ली गई थी और उनको सीआईएसएफ हेडक्वार्टर ग्रेटर नोएडा में भेज दिया गया था। और ये सब उनका जो है एफिडेविट है वो फाइल किया, उसके बारे में बताया। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बिहाफ पे सेपरेट काउंटर एफिडेविट था वो फाइल किया था, वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने किया था। उन्होंने कहा सारी एलिगेशंस को डिनाई किया था जो पिटिशनर ने अपने रिट पिटिशन में लगाई थी, और कहा कि जो प्रीलिमिनरी सबमिशंस में ये कहा कि एफआईआर जो है वो कॉजनेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड थी, जो जिसमें सीआईएसएफ के ऑफिशियल्स के भी इन्वॉल्व थे, और एलिगेशन पिटिशनर के खिलाफ जो सीरियस थी और उन्होंने ग्रीवियस हर्ट किया था कंप्लेनेंट्स को। और एक ऑफेंस था आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन,
और पेटिशनर ने कोऑपरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन पे और वो एब्सकॉन्डर है, मींस उनको एब्सकॉन्डर कहा गया है यहाँ पे। और पेटिशनर ने रिट पिटीशन में एक फैब्रिकेटेड वर्जन जो है वो नरेट किया है और एक पॉलिटिकली कलर दिया है उस पूरी घटना का। और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्दर ये सबमिट किया कि एफआईआर जो कि कहती है कमीशन ऑफ कॉजनेबल ऑफेंसेस, पुलिस जो है वो बाउंड है ये रजिस्टर करे एफआईआर। और कहा कि इंजरी रिपोर्ट्स थी सम पर्संस की जो कि ग्रीवियस हर्ट हुए थे इन जो घटना हुई थी। और सबमिट ये किया कि एक स्टे ऑर्डर आया था 13 जनवरी 2021 का, उसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं की जा सकी। जो 2 एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी भी नेसेंट स्टेज मींस बिगिनिंग के स्टेज पे है और फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे कोई नेसेसरी नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर किया जाए लोकल पुलिस से किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो कि इंडिपेंडेंट काउंटर एफिडेविट फाइल किया जो कि प्राइवेट रिस्पोंडेंट बनाया था, उन्होंने सारी एविडेंस को डिनाई किया और सबमिशन दी कि पिटिशनर जो है को पिटीशन को इसी ग्राउंड पर डिसमिस कर देना चाहिए क्योंकि नॉन जेंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज, क्योंकि कंप्लेनेंट्स को रिस्पोंडेंट के तौर पे बनाया नहीं गया, कंप्लेंट्स को एज एन रिस्पोंडेंट नहीं बनाया गया और पिटिशनर का कोई राइट नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करे और कि जब प्रोसिक्यूशन में इंटरफेयर करे। अब जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती सीबीआई को रूटीन मैनर पे और पिटिशनर जो है बाईपास नहीं कर सकता अल्टरनेटिव रेमेडीज जो कि उसको अवेलेबल है और डायरेक्टली रिट पिटिशन को इन्वोक नहीं कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिस्पोंडेंट नंबर 7 ने फर्दर ये भी सबमिट किया कि वो भी एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के और उनको सीनियर काउंसिल डेजिग्नेट किया जा चुका है और एमएलए इलेक्ट हुए थे 2001 के और फिर उसके बाद एमपी बन गए थे, तो वो एक मेंबर भी हैं कई कमेटी जो है पार्लियामेंट की। और फर्दर ये अवॉइड किया कि मैरिटल डिस्कॉर्ड होने की वजह से और आंसरिंग रिस्पोंडेंट जो कि आंसरिंग रिस्पोंडेंट है वो डॉक्टर के साथ है और पेटिशनर का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुज है उनके अगेंस्ट में और उनको मैलिग्नेंट कर रहे हैं रिस्पोंडेंट नंबर 7 को। रिस्पोंडेंट नंबर 7 को पता चला था इंसिडेंट के बारे में कि 5 सीआईएसएफ जो पर्सनल है वो आर्गुमेंट कर रहे थे कंप्लेंट्स के साथ और फिर उसके बाद जो वो पर्सनल जो हैं वो रॉड्स और स्टिक्स लेकर आए, उन्होंने असॉल्ट किया और फिर ये भी उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो लेडी वर्कर थी पार्टी की उसको भी मोलेस्ट किया गया। इंटायर स्टोरी जो नरेट की है पिटिशनर एडिट पिटिशन में वो सारी कॉन्कोटेड है और फैब्रिकेटेड है और पिटिशन को एक मिसकंसीव्ड है और उसको खारिज कर देना चाहिए। अब ये कोर्ट ने दोनों पक्षों को सारे पक्षों को सुना और कहा कि अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स क्या थे प्लीडिंग्स ऑफ पार्टीज के। पहला था कि पिटिशनर और रेस्पोंडेंट नंबर 7 दोनों प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं जो सम रिप्यूट बिलोंग टू द वेस्ट बंगाल और पिटिशनर जो की मैरिज हुई थी डॉटर ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 7 लेकिन मैरिज जो है डाइवोर्स में कन्वर्ट मींस जो ज्यादा दिन चली नहीं डाइवोर्स मिल ग्रांट हो गया तो इसकी वजह से एक एनिमिटी दोनों के बीच में आ गई थी। और पिटिशनर जो कि एक नेशनल पार्टी को बिलोंग करते हैं, रेस्पोंडेंट नंबर 7 जो है वो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की। और पिटिशनर ने कैनवेस किया था अगेंस्ट द रेस्पोंडेंट नंबर 7 इलेक्शन कैंपेन में जब वो कॉन्टेस्ट कर रहे थे एमपी उस जगह की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो बताई गई है जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल सिनेरियो जैसा स्टेट वेस्ट बंगाल का वो अपोज कर रहा है जो पार्टी इन पावर में है एट द सेंटर। और तो कोई डिनायल नहीं है कि इसमें कोई डिनायल नहीं है कि जो इंसिडेंट जो हुआ था जिसमें सीआईएसएफ भी इन्वॉल्व थे और जो कि अटैच थे पिटिशनर के। और अब पिटिशन के देखने के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि पिटिशनर को फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल पाएगी एट द हैंड ऑफ द लोकल पुलिस क्योंकि वो और जो लोकल पुलिस भी जो है वो बिहेव कॉर्डियल नहीं करेगी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ये भी बेसलेस नहीं है और इसे ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता आउटलाइटली और लाइटली। स्कोर क्वेश्चन यहाँ पर कंसिडरेशन पे आता है कि जो एडमिटेड फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस के बेस पे कि क्या इन्वेस्टिगेशन जो 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हैं वो से ट्रांसफर किया जा सकता है किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी लाइक सीबीआई या एसआईटी को। अब यहाँ पर लीगल पोजीशन ये था कि कोई भी पार्टी चाहे अक्यूज्ड हो चाहे कंप्लेनेंट हो उसको वो एंटाइटल नहीं है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन उनको चूज कर सकें या फिर इंसिस्ट कर सकें कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर एजेंसी के पास दी जाए। और जो पावर है इंक्वायरी का या ट्रायल का वो सिर्फ जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी वो तभी किया जा सकता लेकिन वो भी तब जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होंगे। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो है वो एक्सपेक्ट करती हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं वो स्पैरिंगली मींस रूटीन मैनर पे ना कहें और स्पैरिंगली
कॉशियसली और एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही इस्तेमाल करें। ये नेसेसरी हो, जब ये नेसेसरी हो कि ये क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है या फिर इंस्टिल कर सके कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिगेशन। और कई जजमेंट्स आई थी उसके बारे में बताया। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, रुबाबुद्दीन शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, और फिर इसके बाद केवी राजेंद्रन वर्सेस सीबीसीआईडी। तो ये सारी के जजमेंट्स थी। आर एस सोधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पर कहा कि ये एडमिटेड ऑन रिकॉर्ड है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2 एफआईआर के अगेंस्ट पे जो फाइल की गई थी उसके आधार पे की जाएगी। तो लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो नेसेंट स्टेज पे है, मीन्स अभी बिगिनिंग की स्टेज पे है, अभी फर्दर प्रोसीड नहीं हुई है, क्योंकि एक इंट्रीम ऑर्डर आया था 13 जनवरी 2021 का टिल डेट। और ये भी नेचुरल है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए एट दी अर्लीस्ट। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि एक फेयर कंपटीशन जो फेयर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा सके, ताकि ट्रायल जो है वो प्रोसीड किया जा सके। और मैटर जो है इंटरेस्ट करने का इन्वेस्टिगेशन का पर्टिकुलर एजेंसी का, वो बेसिकली जो होता है वो डिस्क्रिशन होता है कोर्ट के, जो कि एक्सरसाइज करती है एक साउंड लीगल प्रिंसिपल्स पे। और यहाँ पर एक कंप्लेनेंट्स और इन्फॉर्मेंट्स जो है वो नेसेसरी पार्टीज नहीं, आर नॉट वेरी नेसेसरी बिफोर द, इनकी जो प्रेजेंस है कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट की, उसकी आवश्यकता नहीं है कि वो यहाँ पर प्रेजेंट हो। और साथ में ये भी कहा कि हम ये भी फील करते हैं कि हम ये भी फील नहीं करते हैं कि किसी प्रकार सा प्रेजुडाइज होगा पार्टीज को अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट की जाए किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा अदर देन द स्टेट पुलिस को छोड़कर और किसी द्वारा की जाए। और फैक्ट्स इन द केस जो है वो रिस्पोंडेंट नंबर 7 जो है एक पार्लियामेंटेरियन है रूलिंग पार्टी के स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और पेटिशनर भी बिलोंग करते हैं रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। पेटिशनर जो है रूलिंग पार्टी एट द सेंटर पे है, और पॉलिटिकल चार्ज एटमॉस्फेयर जो है वो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, जो कि कंड्यूसिव नहीं है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन क्या की जा सकती है इस केस पे। तो ये कंसिडर किया जाता है कि जो कीप द इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग फॉर इंडेफिनिट पीरियड तक इन्वेस्टिगेशन को पेंडिंग रखने के बजाय इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफर कर दी जाए सीबीआई को। और केस जो इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टिगेशन का और रोल ऑफ सीआईएसएफ जो है और उनके पर्सनल का, वो भी छोड़ा नहीं जा सकता इन द हैंड ऑफ लोकल पुलिस। आल्सो फॉर द, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भी होंगे। तो यहाँ पर ये कहा कि ये हमारे व्यू में ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि लोकल पुलिस जो है वो एग्जामिन करे सीआईएसएफ के पर्सनल के कंडक्ट को। और अबव रीजंस द पेक्युलर फैक्ट्स ऑफ केस, जो रिट मैडानमस थी वो इशू हुई थी स्टेट रिस्पोंडेंट्स को कि वो हैंड ओवर कर दे इन्वेस्टिगेशन को, जो स्टार्ट हो रही, जो चलाई हुई थी 2 एफआईआर के आधार पे। और कहा कि इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दें ऑल रिकॉर्ड्स के साथ, और इफ नेसेसरी और ट्रायल में जो हो सके ट्रायल जो है वो कमेंस हो और जस्टिस जो है पार्टीज को दिया जा सकते हैं। और रिट पिटीशन को अलाउ किया गया अकॉर्डिंगली। ये जजमेंट आई थी 4 दिसंबर 2024 को, यानी कि आज के दिन। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।